हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। प्रीवियस क्लासेस में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल्स कवर किया था। इसके साथ साथ अदर यूरोपियन कंपनीज को भी हमने कवर किया था और लास्ट टॉपिक था हमारा एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। ठीक है, जहाँ पे हैदराबाद और कार्नेटिक के सक्सेशन वॉर्स के बारे में हमने पढ़ा था। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हम कवर कर चुके हैं और जो लास्ट कल प्रीवियस क्लास में मैंने एक बार मेंशन किया था बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, जो हमारे बंगाल से रिलेटेड है। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से। सबसे पहले ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के रीजंस क्या थे, ब्रिटिशर्स इतना जो विक्टोरियस हर जगह प्रूव हो रहे थे उनके क्या रीजंस थे देखते हैं। सबसे पहला है सुपीरियर मिलिट्री। इनके जो मिलिट्री थी, जो इन्फेंट्री थी, कैवलरी थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थी। हाँ, 5-7,000 सोल्जर्स ही थे और इनके कंपैरिजन में हमारी इंडियन फोर्सेस के पास थाउजेंड्स में थे, मतलब कि 15-20 हज़ार तो मिनिमम ही थे। फिर भी ये लोग ज़्यादा पावरफुल प्रूव हुए क्योंकि एक तो ये डिसिप्लिन्ड थे, दूसरा जो इनके सोल्जर्स थे उनको पेमेंट सैलरी हमेशा प्रॉपरली टाइम पे दी जाती थी और सफिशिएंटली प्रोवाइड की जाती थी। इनकी ट्रेनिंग्स अच्छी थी। हाँ, टेक्नोलॉजी आएगा यहाँ पे। टेक्नोलॉजी थी, इनके पास आर्म्स थे, गन पाउडर्स थे, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। फिर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी थी। वॉर लड़ रहे थे लेकिन कभी भी इन्होंने अपने प्रॉफिट मोटिव को क्या है साइडलाइन नहीं किया। जैसे बाकी सारी कंपनीज हैं, कोई मिशनरीज में अपनी सारी एनर्जी लगा रही है। फ्रेंच है, फ्रेंच ने ज़्यादातर अपनी जो सोर्सेज हैं वो किस में, वॉर में एंगेज होके लगा दी है। इन्होंने दोनों तरफ बैलेंस बना के रखा जिससे क्या है वॉर को सफिशिएंट फाइनेंशियल कंडीशन बूस्ट करती रही। नेवल सुपीरियरिटी, इनके जो नेवीज थी वो भी बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। इनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, स्किल्ड पर्सन थे। मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था जिससे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, तो कोई पॉलिटिकल एक खाली जगह हो गई ना, क्योंकि कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं है, तो पॉलिटिकल लेवल पे एक क्या है एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट और पॉइंट देखते हैं क्या है। पॉलिटिकल डिसयूनिटी हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है कि पर्सन और एम्पायर स्ट्रॉन्ग नहीं थे, किंगडम स्ट्रॉन्ग नहीं थे। जैसे मराठा है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिख्स भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टीपू सुल्तान मैसूर आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उनमें यूनिटी नहीं थी, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। कई बार क्या था, दूसरे किंगडम्स की पावर को स्टॉप करने के लिए वो खुद ही क्या करते थे, यूनाइट हो जाते थे कॉन्स्पिरेसी में ब्रिटिशर्स के साथ, और फिर मतलब अपने जो यहाँ की पावर है उनको ही धोखा दे रहे थे। अब एक बार तो ऐसा होता था, कोई इंसिडेंट्स में हमने देखा है कि जो आर्मी है, जो किंग है, इसके जो नीचे काम करने वाले नोबल्स हैं या इसी के फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, इसको डिस्पोज करने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प ले रहे हैं, है ना। जैसे कार्नेटिक वॉर्स में हमने देखा। तो इसी वजह से क्या है, खुद ही ये लोग क्या कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, आओ ब्रिटिशर्स तुम हम पे राज करो। ये वाला इंसिडेंस चल रहा था। तो ये रीजंस है जिस वजह से ब्रिटिश विक्टोरियस प्रूव हुए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइंग बंगाल से पहले देखते हैं क्रोनोलॉजी क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है अलीवर्दी खान, 1740 से 1756 तक ये रूल करते हैं। इनके बाद इनका कोई बेटा नहीं होता, तो सिराजुद्दौला जो इनके ग्रैंडसन है, ठीक है, मतलब इनकी बेटी के बेटे हैं, सिराजुद्दौला आते हैं पावर में। यंग है, बहुत ही छोटी उम्र में इनको कंट्रोल दे दिया जाता है, तो उस टाइम पे जो इनका यूथ और एंथुजियाज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सिराजुद्दौला 1 ही साल तक काम कर पाते हैं। इसके बाद फिर आते हैं पावर में मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के टाइम पे मतलब पहले सिराजुद्दौला के साथ होती है बैटल ऑफ प्लासी जिसमें वो हार जाते हैं, तो फिर ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते हैं मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र थोड़े टाइम अच्छा काम करता है लेकिन फिर वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से परेशान हो जाता है, तो फिर उसको रिप्लेस करके ब्रिटिशर प्लेस कर देते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम के टाइम पे होती है बैटल ऑफ बक्सर। तो ब्रिटिशर्स देखते हैं भाई हमने कासिम को सोचा था ये हमारा पपेट बन के रहेगा, लेकिन ये तो उससे भी तेज़ निकला, तो फिर वापस से मीर कासिम को रिप्लेस करके मीर जाफ़र को लेके आते हैं। ये इनकी क्रोनोलॉजी है, एक बार चेक करो, फिर हम आगे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर पे चलते हैं।
अब आते हैं कि ब्रिटिशर्स का इतना इंटरेस्ट क्यों है बंगाल में। हाँ, क्योंकि बंगाल क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया था। लार्ज एरिया होने की वजह से वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, टैक्स प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा रीज़न, पहला रीज़न है लार्ज एरिया, टैक्स है वहाँ पे, रिसोर्सेज अच्छे थे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी वहाँ पे। प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू। और तीसरा रीज़न क्या है जो मेन है, हाँ बंगाल है तो पोर्ट एरियाज मिल रहे हैं, पोर्ट एरियाज मिलने की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लास्ट रीज़न, फारूक सियार ने गोल्डन फरमान दिया था 1717 में, है ना। इस गोल्डन फरमान के अंडर क्या था, कस्टम फ्री ड्यूटी करने को मिल गई थी उनको बंगाल में, कस्टम फ्री ड्यूटी इन बंगाल। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जहाँ पे फेवरेबल होगी वहाँ पे ही तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ का। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग प्रूव होते हैं बंगाल में और अपना ज़्यादातर इंटरेस्ट डाइवर्ट कर लेते हैं बंगाल में। और जब हमने मैप देखा था वहाँ पे देखा था कितनी सारा जो फैक्ट्रीज़ थी अलग अलग कंपनीज़ की, वो भी बंगाल में ही सिचुएटेड थी। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुई वो भी बंगाल से स्टार्ट होती है। अब आ जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी। सर्कमस्टांसेस, सबसे पहले जो ये बैटल ऑफ प्लासी हुई इसके पीछे रीजंस क्या क्या थे, किसी को पता है? और दो फोर्ट थे, एक फोर्ट विलियम था और एक फोर्ट जॉर्ज था, एक मद्रास में था और एक बंगाल में था। तो जो मद्रास में फोर्ट था उसका नाम था विलियम, नहीं सॉरी, बंगाल में जो फोर्ट है उसका नाम था फोर्ट विलियम। तो ब्रिटिशर्स ने बिना परमिशन लिए ये जो इनका बंगाल का फोर्ट है उसको क्या कर लिया, फोर्टिफाई कर दिया। तो अब राजा को तो गुस्सा आएगा ना कि भाई मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टी पे किसी पे कब्जा कर लिया। तो सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आती है कि भाई मेरे परमिशन के बिना ब्रिटिशर्स ने अपने फोर्ट विलियम को क्या कर दिया, फोर्टिफाई कर दिया। साथ में फोर्टिफाई तो किया, इसके अलावा इस पर गन्स कैनन्स जो तोप होती है वो भी क्या करने लग जाते हैं, वो लोग प्लेस करते हैं। तो फिर राजा को तो खतरा होगा। दूसरा, सिराजुद्दौला बहुत यंग राजा है तो वो तो वैसे ही किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगा क्योंकि उसमें एनर्जी ज़्यादा है। साथ में एक जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला जैसे मैंने बताया कि वो नाना लगते थे अलीवर्दी खान उसके, तो सिराजुद्दौला की जो पोजीशन है उस पर क्या थे, बहुत ज़्यादा और भी लोग क्लेम करने वाले होंगे ना, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल ब्लड लाइन नहीं है, तो और भी लोग क्लेम करने वाले थे। उसमें से एक पर्सन थी घसीटी बेगम जो कॉन्स्पायर करती रहती थी, घसीटी बेगम। हाँ, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, इन घसीटी बेगम को सपोर्ट कर रहे थे। तो अगर मेरे राइवल्स को कोई सपोर्ट करेगा तो मेरे को गुस्सा आएगा। सेम चीज़ हुई इनके साथ, घसीटी बेगम को सपोर्ट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लास्ट रीज़न है जो उनको फरमान इशू किया गया था, फरमान तो इशू किया गया था सिर्फ कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइवेट ट्रेड होने लग गई। जो फरमान मिला है उसका यहाँ पे मिसयूज़ होने लग गया, जिससे सिराजुद्दौला का जो पीक पॉइंट था वो ख़त्म। क्योंकि अगर पासेस का मिसयूज़ करेंगे तो करप्शन बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा तो जो एम्पायर की इकोनॉमी है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो रेवेन्यू के ऊपर क्या होने लग गया, प्रॉब्लम्स होने लग गई बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पे अटैक कर देते हैं और उसको कैप्चर कर देते हैं। फोर्ट विलियम को कैप्चर करके यहाँ पे किसको छोड़ देते हैं इंचार्ज, मानिक चंद को। कौन है पर्सन जिसको इंचार्ज छोड़ दिया, मानिक चंद। ठीक है, अब सिराजुद्दौला तो चले जाते हैं। यहाँ पे ही एक इंसिडेंट का हमें रेफरेंस मिलता है, ब्लैक होल, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्रिटिशर्स का मेंशन ये है कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से रूम में बहुत सारे ब्रिटिशर्स प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैप्चर किया, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से लार्ज नंबर ऑफ उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको, हाँ,
बहुत छोटा रूम था, वेंटिलेशन के लिए सिर्फ एक विंडो थी, तो जिससे क्या है बहुत सारे ऑफिसर्स, हाँ, सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। लेकिन कोई रेलिवेंस नहीं है क्योंकि ब्रिटिशर्स अपना नंबर एग्जैगरेट करके ही दिखाएंगे, जैसे जलियांवाला बाग में नंबर कम करके दिखाया था। हाँ, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स को रीज़न मिल गया लड़ने का, है ना, कि भाई तुमने हमारे इतने सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया, तो उनको रीज़न मिल गया। तो अब यहाँ पे कौन पर्सन है जो रोल प्ले करता है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का मेंशन हमने कार्नेटिक वॉर्स में भी देखा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को कौन, गवर्नर ऑफ मद्रास, क्या करता है? भेजता है कि भाई तुम जाओ और सिचुएशन को हैंडल करो। रॉबर्ट क्लाइव बहुत बढ़िया पर्सन था, मतलब कि दिमाग उसका बहुत तेज था, एफिशिएंट था। कहाँ से? वो तो 1773 के बाद आएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग 1757 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव आता है, इन बंगाल की कंडीशन को देखता है और यहाँ पे क्या है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद एक्शन लेना शुरू करता है। अब कहने को वॉर फॉट हुई है, लेकिन असलियत में वो लड़ाई लड़ी नहीं जाती, क्योंकि जो सिराजुद्दौला की तरफ से बहुत सारे पर्सन थे वो क्या करते हैं, सिराजुद्दौला को बिट्रे कर देते हैं। जैसे उमीचंद एक मर्चेंट है। मीर जाफर उसकी ही कंपनी का क्या है, ऑफिसर है, ठीक है, नहीं मतलब सिराजुद्दौला का ही ऑफिसर है, ठीक है। मानिक चंद जगत सेठ ये क्या है, बैंकर है। अब बंगाल की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है तो वहाँ पे काम करने वाले बैंकर्स और मर्चेंट भी स्ट्रांग होंगे ना। तो जगत सेठ का उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो बंगाल की इकोनॉमी, मतलब 50% से ज़्यादा इकोनॉमी को कंट्रोल करता था, ठीक है। तो अब इतने सारे लोगों ने जब मीर जाफर, उसका सिराजुद्दौला की साइड ही नहीं ली, किसकी साइड ली, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो एक्चुअल में वो वॉर कभी फॉट हुई ही नहीं। कहने को वॉर है, बैटल है, लेकिन वो एक्चुअली में कभी भी फॉट हुई नहीं, क्योंकि जब लड़ने लगे तो मीर जाफर की एक बहुत बड़ी आर्मी क्या है, विड्रॉ करके किसके साथ जाके मिल जाती है, ब्रिटिशर्स के साथ। तो इसमें सिराजुद्दौला की हार है, सिराजुद्दौला यहाँ पे मर जाते हैं। डिफीट कर दिया जाता है सिराजुद्दौला को कब, 23 जून 1757 में। और सिराजुद्दौला को हटा के किसको प्लेस कर दिया जाता है, मीर जाफर को। गुड, मीर जाफर को फिर क्या है, नया नवाब बना दिया जाता है। अब इस बैटल ऑफ प्लासी की सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स का जो प्रेस्टीज है, घमंड है, वो बढ़ेगा, है ना। दूसरा, उनकी मर्जी का नवाब आके बैठा है, तो मतलब कि जो मीर जाफर है वो क्या है, सारी बात मानेगा। हाँ, लेकिन अभी भी इन्होंने खुद कंट्रोल क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन्होंने सोचा भाई अगर हम लोग पूरा कंट्रोल कर लेंगे तो हमें इनके जस्टिस के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी भी हराने के बाद भी पूरी तरीके से वो लोग कंट्रोल नहीं लेते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या था, बंगाल से अब बहुत सारा रेवेन्यू किसके पास जाने लग गया, हाँ, ब्रिटिशर्स के पास। तो बैटल ऑफ प्लासी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब ब्रिटिशर एक क्या है, स्ट्रॉन्ग पावर बनने लग गई है। अब जो बंगाल है वहाँ पे उनका एक पपेट रूलर बैठा है, मीर जाफर। अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमारी आती है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर क्या है, मीर जाफर है, मीर जाफर का सन इन लॉ है मीर कासिम, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी कंप्लीट हो गया, 1757 में हुआ था। अब हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने इंस्टॉल कर दिया किसके, नवाब ऑफ बंगाल की पोजीशन पे। लेकिन उनकी डिमांड्स थी वो बढ़ती जा रही थी। वो बंगाल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे, जिसको मीर जाफ़र क्या नहीं कर पाया, फुलफ़िल नहीं कर पाया। तो फिर ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को रिमूव करके उसी का सन इन लॉ मीर कासिम को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया उसके नवाब ऑफ बंगाल की पोजीशन पे। तो अब न्यू नवाब कौन है, मीर कासिम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे डिमांड्स बढ़ रही थी सेम ब्रिटिशर्स की तो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो वो और क्या करना चाहते थे, रेवेन्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे। मीर कासिम क्या है, समझदार है, वो थोड़ा ज़्यादा समझदार है मीर जाफ़र से। तो सबसे पहला काम क्या करता है, मीर कासिम अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ताकि ब्रिटिशर्स उसके एडमिनिस्ट्रेशन में बार बार इंटरफेयर ना कर सके।
तो वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। फर्स्ट स्टेप तो ये होता है। सेकेंड स्टेप क्या करता है वो, जैसे पासेस अवेलेबल है ब्रिटिशर्स को तो वो अपनी फ्रीली ट्रेड कर पा रहे हैं, दूसरा उसका मिसयूज़ करके वो करप्शन बढ़ा रहे हैं। तो अब क्या हो रहा था, इससे इंडियन पर्सन्स जो है ना उनको नुकसान झेलना पड़ रहा था। तो मीर कासिम ने क्या किया, सभी के लिए दस्तक राइट्स फ्री कर दिया, सभी को माफ़ कर दिया कि भाई अब किसी को भी मेरे यहाँ पे राइट्स, ड्यूटीज़, टैक्सेस देना नहीं पड़ेगा। तो मीर कासिम का जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि उसने डिसकंटिन्यू कर दिया दस्तक और एबॉलिश कर दिया कस्टम ड्यूटीज़ को। सो ही डिसकंटिन्यूड दस्तक्स एंड अबॉलिश्ड कस्टम ड्यूटीज। तो अब इससे ब्रिटिशर्स खुश नहीं हुए, ब्रिटिशर्स तो इसको पपेट रूलर बनाना चाहते थे ना। एंड अबॉलिश्ड कस्टम ड्यूटीज, और जब तक उनको ही ये प्रिविलेज था तो वो अच्छे से ट्रेड कर पा रहे थे, लेकिन अभी सभी को नहीं देनी पड़ रही है तो फ्लरिश कर पाएंगे इंडियंस भी, तो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी। तो इनके बीच में क्या है, कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे बैकग्राउंड ये था बैटल ऑफ बक्सर का, ठीक है। अब आगे चलें, क्या है, लिख लिए पॉइंट। तो मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड के साथ क्या बनाता है, एक यूनियन बनाता है। शाह आलम, शुजाउद्दौला कहाँ से है, अवध से, मीर कासिम बंगाल से, और शाह आलम सेकंड कौन है, मुगल रूलर, मुगल एम्परर। तो अब इन तीनों के पास क्या थे, कुल मिला के अराउंड 70,000 सोल्जर्स थे। तीनों के पास मिला के कितने सोल्जर्स है, 70,000 सोल्जर्स। दूसरी तरफ किसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ईआईसी के अगेंस्ट, और ईआईसी में भी जो लीड कर रहा है वो कौन है, हेक्टर मुनरो। इसके पास थे 7,000 सोल्जर्स। कहाँ पे, तीन स्ट्रॉन्ग पावर्स के पास 70,000 सोल्जर्स है और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 7,000 सोल्जर्स है। दोनों के बीच में लड़ाई होती है और देखा जाए तो कौन हारता है, कौन हारता है, ग्रुप ए या ग्रुप बी, नहीं, ग्रुप ए। जो ये 70,000 सोल्जर्स वाली जो ये है ना ग्रुप ए टीम, ये क्या है, सिर्फ 7,000 सोल्जर्स से हार जाती है। बैटल ऑफ प्लासी में सिर्फ बंगाल ऑफ नवाब ऑफ बंगाल ही हारा था, लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में कौन है, मुगल एम्परर भी हार गया, नवाब ऑफ बंगाल भी हार गया और नवाब ऑफ अवध भी हार गया। तो अब जब एक पूरे इंडिया का स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेड, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला मुगल एम्परर ही हार गया, तो अब पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स को टक्कर देने वाला कोई भी नहीं मौजूद, सब लोग हार चुके। अब जैसे जब दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो अगर गवर्नमेंट ही हार जाएगी तो फिर स्टेट्स का कुछ काम रहेगा। कहीं पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही हार गई तो स्टेट्स गवर्नमेंट का कुछ रोल रहेगा, क्योंकि जो हायर पावर थी वही लूज हो चुकी है। तो यहाँ पे भी सेम हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सिस्टम के बाद यहाँ पे बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो कौन ले लेते हैं, ब्रिटिशर्स अपने हाथ में। उसके बाद जो काम होता है जस्टिस देना, जहाँ पे थोड़ा भड़क वाला काम है, टेंशन वाला काम है, जस्टिस इम्पार्ट करना है, वो किसको मिलती है, नवाब को। तो भाई कानून कौन बनाएगा, ब्रिटिशर्स। पैसों पे कंट्रोल कौन रखेगा, ब्रिटिशर्स। लेकिन लोगों के लिए काम कौन करेगा, लोगों के लिए भलाई का काम कौन करेगा, नवाब। साथ में इन्होंने एक और बात बोली कि भाई अब मीर कासिम को हटा दिया, मीर कासिम के बाद एक नया नवाब ऑफ बंगाल आता है जिसका नाम है नाजिबुद्दौला। नाजिबुद्दौला को बोला कि सबसे पहले तो तुम अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ को कम करो, ठीक है,
और फिर तुम्हारी आर्मी की स्ट्रेंथ खत्म होने के बाद, कम होने के बाद क्या होगा, बंगाल में एक डिप्यूटी सूबेदार होगा जिसको कौन अपॉइंट करेगा, ब्रिटिशर्स। उसको तुम हटा नहीं सकते हो। तो मतलब नाम नाम के लिए नवाब है, असली जो भी काम है पैसों का ब्रिटिशर कर रहे हैं। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन पे नजर रखने के लिए कौन आ गया, डिप्यूटी सूबेदार, जिसको नवाब हटा भी नहीं सकता। तो ये दो गवर्नमेंट के बीच में कौन पिस रहा है, हाँ जनता, आवाम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में टसल में कौन बीच में फंस गया, बंगाल के पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये बंगाल की कंडीशंस तो मैंने बता दी कि भाई तुम आर्मी नहीं रखोगे, सूबेदार होगा जिसको तुम हटा नहीं सकते। अब जो यहाँ पे दूसरे पर्सन थे, अवध, अवध ने भी तो हेल्प की थी, अवध से ये क्या लेते हैं, पेनल्टी। और साथ में मुगल एम्पायर भी तो था, मुगल एम्पायर को रिमूव नहीं करते हैं, मुगल एम्पायर को रबर स्टैंप की तरह यूज़ किया जाता है। मतलब जहाँ जहाँ पे मुझे बेनिफिट चाहिए वहाँ वहाँ पे मैं मुगल एम्पायर को बोलूँगा यहाँ पे स्टैंप लगाओ, यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे ये करो स्टैंप। तो फिर क्या है, मुगल एम्पायर को इन्होंने किसकी तरह यूज़ किया, रबर स्टैंप की तरह। और ये ट्रीटी कब होती है, 1765 में। बैटल कब हो रही है, 1764 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। 57 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बक्सर। अब याद कैसे रखे कि पहले कौन सी हुई बाद में कौन सी हुई, तो पहले जो चीज़ आती है वो बिफोर, तो प्लासी पहले, बक्सर बाद में, बी से बक्सर, बी से बाद में। तो पहले प्लासी हुई, बाद में बक्सर हुई। ठीक है, और फिर ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कब एस्टैब्लिश होता है, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। यही हमारा पूरा सिनेरियो था कि कैसे इन लोगों ने बंगाल पे कवर कर लिया। कार्नेटिक वॉर्स में देखा तो हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी के बाद इनको बहुत सारा रेवेन्यू मिला था, जिसका यूज़ करके कार्नेटिक वॉर्स को ये फंड कर पा रहे थे, कैरी ऑन कर पा रहे थे। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी में जीते, फिर उसके बाद फ्रेंच के अगेंस्ट लड़े, वहाँ पे भी ये लोग जीतते हैं। तो जहाँ जहाँ पे लड़ रहे हैं वहाँ वहाँ पे ये लोग विक्टोरियस प्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे, जो कि एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।